Today I'm going to start a new chapter that is catalysis. ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैटालिस्ट क्या होते हैं और जो फिनोमेना है कैटालिसिस का ये क्या होता है. ठीक है, सो अभी तक हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं जिसमें हमने देखा है कि कोई रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारी नंबर ऑफ रिएक्शन ऐसी हैं कि जिसमें अगर कोई सब्सटेंस बाहर से बीच में डाल दिया जाए, थोड़ी सी अमाउंट में जब डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उस रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज़ द डीकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड. ठीक है, व्हेन इट डीकम्पोजेस इट फॉर्म्स पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. ओके, और ये जो रिएक्शन है ये कब होती है? जब हम पोटाशियम क्लोराइड को हीट करते हैं 753 से 873 केल्विन पे. मीन्स एट हाई टेम्परेचर the potassium chloride decomposes and produce the potassium chloride and the oxygen. Okay, which is a very slow process we can say, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए. अगर हमारा हाई टेम्परेचर वहाँ पे नहीं मेंटेन होगा तो ये रिएक्शन क्या रहेगी, हमारी स्लो रहेगी. ओके, और ये भी देखा गया है कि अगर इसी रिएक्शन में हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड डाल दें अगर, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है बहुत ही फास्ट हो जाती है, और इवन एट लो टेम्परेचर वी कैन प्रोसीड दिस रिएक्शन. ओके, 473 से लेके 633 केल्विन पे भी हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग ये नोट करने वाली है कि जो हमने मैंगनीज ऑक्साइड यहाँ पे डाला, ठीक है, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में हमने डाला, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जब इसको हम स्टडी करते हैं कि जो हमने फॉरेन सब्सटेंस बीच में डाला था इस रिएक्शन में, क्या उसके अंदर कोई चेंज आई है, मींस क्या वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ. ओके, तो ये बात नोट करने पे आई हमारे पास वहाँ पे कि इसको कुछ भी नहीं हुआ, ना तो इसका मास चेंज हुआ, ना ही इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज आया. ओके, सो द सब्सटेंस विच व्हेन एडेड इनटू ए रिएक्शन स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन and it get unaffected at the end of the reaction. Okay, ऐसी बहुत सारी reactions हैं जिसमें हम कोई भी substance बाहर से डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या होता है, उनका जो rate है वो fast हो जाता है. Okay, so after studying a large number of reaction, एक scientist थे जिनका नाम था ब्रिजेलियस. okay, उन्होंने ऐसे substance को एक नाम दिया कैटालिस्ट. उन्होंने कहा कि ये जो सब्सटेंस हम बाहर से डालते हैं किसी भी रिएक्शन में और वो उस रिएक्शन की जो रेट है उसको अल्टर करते हैं. ठीक है, अल्टर मीन्स क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं. ठीक है, मीन्स उसके रेट में अफेक्ट करते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. ओके, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स मास और केमिकल कंपोजिशन ड्यूरिंग दैट रिएक्शन. ओके, सो this phenomena of increasing the rate of reaction by the use of catalyst is known as the catalysis. इसको हम क्या बोलते हैं, the catalysis. catalysis क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, which proceed with the help of a catalyst. अब catalyst क्या है हमने भी डिफाइन किया है, it is a substance which alters the rate of a chemical reaction without undergoing any change in its mass and chemical composition. Okay, so we have two types of catalyst here. One is the positive catalysis और positive catalyst. ठीक है, दो तरह की हमारे पास रिएक्शन हो गई और दो तरह के हमारे पास कैटलिस्ट हो गए. पॉजिटिव कैटालिसिस हमारे पास प्रोसेस है, इसी तरह से जो कैटलिस्ट में काम करेंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट हो जाएंगे वो. ठीक है, दूसरी टाइप की जो हमारे पास रिएक्शन है दैट आर दी negative catalysis. Okay, negative catalysis process, and the catalysts which are used in the negative catalysis they are known as the negative catalyst. ठीक है, अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं ये हमने देखना है यहाँ पे.
तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस अ पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, जो सब्सटेंस क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। और अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन में डालने के बाद उसको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है, उसको उसका जो रेट है वो स्लो कर देता है, तो दैट मीन्स वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिफाइन अ पॉजिटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटालिसिस is a process in which a substance which increases the rate of reaction is termed as the positive catalyst and the process is known as the positive catalysis process. Okay, और जो positive catalyst होते हैं इनको हम जनरली कैटालिस्ट का नाम नहीं देते थे। मीन्स हम कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव कैटालिसिस करते हैं वो जनरली उनको हम पॉजिटिव सिंपली कैटलिस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या हो गए, द सब्सटेंस विच स्लो डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड एज दी नेगेटिव कैटलिस्ट। इनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट ही कहते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड की कन्वर्जन है, ऑक्सीडेशन है, किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ओके, अदरवाइज ये प्रोसेस बहुत स्लो है, बट अगर हम यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड डाल दें इस रिएक्शन में, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इंक्रीज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एंड दैट केस दिस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज टर्म्ड एज द पॉजिटिव कैटालिस्ट। ओके, दिस इज नोन एज द पॉजिटिव कैटालिस्ट। सिमिलरली जो हमारे पास एक प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस, जिसमें हम अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं, तो अमोनिया की प्रिपरेशन कब होती है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हम इन द रेशियो ऑफ 1:3 मिक्स करते हैं। ओके, तो हमारे पास वहाँ पे क्या बन जाता है, अमोनिया फॉर्मेशन हो जाता है। अदरवाइज ये प्रोसेस क्या है, हमारे पास रिवर्सिबल है, मीन्स अमोनिया फर्दर डिकम्पोज करके क्या बना देता है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन फॉर्मेशन करता है। बट अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिक्स करके वहाँ पे स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी ऑफ क्या रख दें, आयरन डाल दें उसमें, ठीक है, तो आयरन वहाँ पे एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्ट करता है। तो वो क्या करता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उस फॉरवर्ड रिएक्शन को वो स्पीड अप कर देता है। मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज स्पीडेड अप, ठीक है, और उसकी डीकम्पोजिशन भी क्या होती है, स्पीडेड अप हो जाती है। मीन्स अदरवाइज क्या आपकी जो प्रोसेस हमारा चलना है, जो इक्विलिब्रियम आना था, ठीक है, जो सपोज कर लो 10 घंटे बाद अगर आना था, तो वो इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है कि 30 मिनट्स बाद ही आ जाए। मीन्स इसने क्या किया है कि इसकी फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन को इंक्रीज कर दिया। ओके, अगर वो हम अमोनिया जो प्रिपरेशन वहाँ पे हमारी हो रही है उसको हम साथ के साथ क्या करें, विड्रॉ करते हैं रिएक्शन में, तो वो डीकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके, सो वी कैन से बी द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज स्पीडेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास अमोनिया की प्रेपरेशन जो है वो ज़्यादा होने लग जाती है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक रिएक्शन और है जो हम बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं हम। ओके, एंड वी नो दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ईदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस। ओके, सो वहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मेशन होता है, एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होता है और साथ में इथेनॉल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो ये रिएक्शन जो है स्पीड अप होती है और यू कैन से इनिशिएट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर रिएक्शन। ओके, सिमिलरली जैसे मैंने पहले बता ही दिया आपको, पोटाशियम क्लोरेट की जो डीकम्पोजिशन है वो भी स्पीड अप होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स द पोटाशियम क्लोराइड एंड द ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस हैं दे आर एक्टिंग एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट में हम अगर बात करें कि हमारे पास जैसे रिएक्शन है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये अपने आप होती रहती है, बट अगर हम यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ अगर हम एस्टेनालाइट डाल दें, तो ये क्या करता है, इसकी डीकम्पोजिशन को स्लो डाउन कर देता है, और वी कैन से इट स्टॉप्स द डीकम्पोजिशन ऑफ
हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसमें इसने क्या किया है कि जो रिएक्शन ऑलरेडी पहले चल रही थी उसको उसने स्लो डाउन कर दिया या फिर स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे एस्टेनोलाइट क्या एक्ट कर रहा है, एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। सिमिलरली इफ वी ऐड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल इनटू द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ऑक्सीजन, ओके, तो वहाँ पे हमारे पास जो है फॉस्जीन जो गैस बनती है, जब क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं वहाँ पे फॉस्जीन गैस बनती है और HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसमें इथेनॉल डाल दें तो फॉस्जीन गैस बननी वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट जो काम कर रहे हैं ये हमारे लिए हार्मफुल है या फिर हमारे लिए कह लो भी एक तरह से ड्रॉबैक है ये, तो इनका भी एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, लैब में अगर हमारे पास एक ड्रम में क्लोरोफॉर्म पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम क्लोरोफॉर्म को काफ़ी टाइम यूज़ नहीं करते हैं तो वो क्या कर जाता है, अभी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद वहाँ पे क्या बना देगा, फॉस्जीन गैस बना देगा। अब ये जो फॉस्जीन गैस है दैट इज़ अ वेरी डेंजरस गैस, ठीक है, वेरी लीथल गैस है ये। ओके, तो टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वी जस्ट एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म हमारा ड्रम में पड़ा हुआ है या बॉटल में पड़ा हुआ है, हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे इथेनॉल डाल देंगे। तो इथेनॉल डालने से क्या होगा कि इथेनॉल उसकी सरफेस को कवर कर लेगा और क्लोरोफॉर्म जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वहाँ पे फॉस्जीन नहीं बनेगी, इसीलिए हम जो क्लोरोफॉर्म को है लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे स्टोर करेंगे, उसमें हमें थोड़ा सा इथेनॉल डालना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करेगा, वो पड़ा पड़ा फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्लोरोफॉर्म ना होकर वो फॉस्जीन बन जाएगा, जो कि एक बहुत ही डेंजरस गैस है। ठीक है, तो these negative catalyst helps us to prevent the unwanted reactions। इसीलिए जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये भी एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। ओके, ये भी पड़ा पड़ा क्या है, डिकम्पोज कर जाता है, वहाँ पे सिर्फ पानी बन जाता है और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वी ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्टेनोलाइट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी डिकम्पोजिशन को स्लो डाउन कर देगा। अगर हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल अगर हम 2 साल वहाँ पे उसको टच नहीं करते हैं तो 2 साल बाद हमारे पास हो सकता है कि वो सिर्फ पानी बन जाए। ठीक है, टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम क्या करते हैं, उसमें एस्टेनोलाइट डाल देते हैं। तो एस्टेनोलाइट डालने से क्या होगा कि जो रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन उसकी कंप्लीट होनी थी 2 साल में, अब वो 2 साल में ना होके हो सकता है 8 साल में कंप्लीट हो। ठीक है ना, क्यों, एस्टेनोलाइट ने क्या किया, उसकी जो डिकम्पोजिशन है उसको स्लो डाउन कर दिया। So these are also very useful, negative catalysts are also very useful. There is another term that is known as the autocatalysis. Autocatalysis, what is this? This is nothing but a reaction in which the two reactants, one or two reactants, when they react and form the product, ठीक है, 2 or more products they are forming, and out of these 2 products if any of the product act as a catalyst in this reaction, that type of reaction is known as the autocatalysis. Okay, तो क्या देखा गया कि sometimes a product of a reaction may catalyze the reaction. So during a chemical reaction, if one of the product formed act as a catalyst, then the phenomena is known as the autocatalysis. ठीक है, such reactions gain speed up आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि ए और बी को हमने रिएक्ट कराया और पी और क्यू बनने शुरू हो गए और रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, नहीं, ए और बी क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और पी और क्यू बनेंगे जब sufficient quantity of product is formed. In that case one of the product will act as a catalyst. For example, अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी है कि एस्टर की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, एस्टर की हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास एसिड और अल्कोहल बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स एसिड, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हम एसिड इसमें डालते हैं और हमारी रिएक्शन क्या करती है, प्रोसीड करती है। आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो H पॉजिटिव आयंस हैं, इट हैज अ टेंडेंसी टू रिलीज द H पॉजिटिव आयन, तो ये क्या करता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्म हो रहा है, इट रिलीजेस द H पॉजिटिव आयन एंड फर्दर एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, ठीक है। मोर एंड मोर H पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड हियर,
पहले भी हमने कुछ एच डाले हुए हैं, मोर एंड मोर H पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड हियर इन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट एक्ट करना शुरू कर देता है। तो जब ये कैटलिस्ट एक्ट करता है तो हमारे पास क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, अपने आप ही स्पीड अप हो जाती है, बढ़ती जाती है आगे। ओके, सिमिलरली वी हैव ए रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमने पढ़ा हुआ है, टाइट्रेशन की हुई है हमने, कि जब हम ऑक्सैलिक एसिड, हॉट ऑक्सैलिक एसिड को ट्रीट करते हैं KMnO4 से, एसिडिफाइड KMnO4 से हम इसको जब ट्रीट करते हैं ऑक्सैलिक एसिड को, तो क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है, जो पिंक कलर बनता है KMnO4 का, वो हमारे पास जो है स्टार्टिंग में बहुत ही स्लोली फेड अप होता है, बट आफ्टर सम टाइम क्या है, रैपिडली ये फेड अप हो जाता है। ठीक है, तो वहां पता लगता है कि हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है। वो ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे पास हॉट ऑक्सैलिक एसिड को हम मिक्स करते हैं एसिडिफाइड KMnO4 में, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास मैंगनीज सल्फेट बनता है, जिसमें हमारे पास मैंगनीज क्या है, Mn2 पॉजिटिव है। ठीक है, ये Mn2 पॉजिटिव आयन जो है इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। इनिशियली जो है एसिडिफाइड KMnO4 इनके साथ रिएक्ट कर रहा होता है, और धीरे धीरे क्या हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम एक्चुअल में रिएक्शन क्या हमारी, KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो वहां पे पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगर इसको हम बैलेंस करें तो 2 KMnO4 इज हियर, 3 सल्फ्यूरिक एसिड एंड 5 ऑक्सैलिक एसिड, दे प्रोड्यूस 1 पोटाशियम सल्फेट एंड 2 मैंगनीज सल्फेट, 8 वाटर एंड 10 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी कंप्लीट एक रिएक्शन है। तो इसमें क्या है, इनिशियली ये मिक्सचर हमारा आपस में रिएक्ट करता है, स्लोली KMnO4 का जो कलर है वो फेड अप होता है। तो जब स्लोली रिएक्शन चलती है तो सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनना लग जाता है वहाँ पे। ओके, तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है कि ये मैंगनीज यहाँ पे 2 पॉजिटिव जो है वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, और कैटलिस्ट एक्ट करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास तो वहाँ पे ये कैटलिस्ट एक्ट करके इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, तो बहुत ही फास्टली जो है KMnO4 का कलर जो है वो जो है फेड हो जाता है। ओके, सो अब बात आती है कि कैटलिस्ट में ऐसा क्या है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उनका रेट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ऐसी क्या चीज़ है इस कैटलिस्ट के अंदर कि वो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है? तो इस कैटालिटिक रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन एनर्जेटिक्स। अब होता क्या है कि अगर हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करें कि हमारे पास हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे एनर्जी एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी टेक द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। ओके, सपोज दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पे एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी है। ओके, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। और हमें पता है कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उसको एक थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करना होता है। ठीक है, सो दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, तो मीन्स उसको ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए जिसको लेने के बाद क्या करेगा, वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन पाथवे फॉर द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। सो यहाँ पे हमारे पास दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, जब हम कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या करता है कि ये जो एनर्जी बैरियर है इसको नीचे ले आता है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है उसको नीचे ले आता है। हमारे पास अब एक अल्टरनेटिंग पाथ आ जाता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अब इतनी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उसको नहीं चाहिए। अब वो क्या करेगा कि ये रिएक्शन जो है वो ये पाथ फॉलो करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे इजिली वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। सो नाउ वी रिक्वायर दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ए रिएक्शन टू रिएक्टेंट टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, सो अब यहाँ पे कैटलिस्ट ने किया क्या, कैटलिस्ट ने एक्सेलरेट किया केमिकल रिएक्शन को बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिंग पाथ फॉर द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या करते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं एक एक्टिवेटेड स्टेट में जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होता है वहां पे। ठीक है, उसको इतनी चाहिए होती है। जब कैटलिस्ट इंटरेक्ट करता है रिएक्टेंट के साथ
तो वहां पे जो एक एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स बना वो अब यहाँ पे लोअर एनर्जी स्टेट में बनेगा, ठीक है, विच कैन डिसोसिएट इजिली एंड चेंज इनटू द प्रोडक्ट और इट कैन गो बैक इनटू द रिएक्टेंट्स, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि अगर तो हाई एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बैक जा सकता है, बट जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी उसकी लो होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारे पास लो एनर्जी बनेगा, तो उसकी टेंडेंसी रहेगी वो प्रोडक्ट में ही चेंज हो। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी मिलती जाएगी वो क्या होते जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विल बी गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट में चेंज होने की वो ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। सो इन दैट केस मोर एंड मोर रिएक्टेंट विल रीच एट दिस न्यू एनर्जी स्टेट एंड दे विल इजिली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि अब जो कैटलिस्ट ने ये जो थ्रेशोल्ड बैरियर जो डिक्रीज किया है वो सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं किया, वो प्रोडक्ट्स के लिए भी उतना ही डिक्रीज किया है। मींस अगर कोई हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उस केस में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए पहले यही पाथ फॉलो करना पड़ता था, सिमिलरली प्रोडक्ट को भी रिएक्टेंट में वापस जाने के लिए सेम पाथ फॉलो करना पड़ता था, मींस सेम थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करना था, इसलिए वो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी थी उसकी वो इतनी थी, ठीक है। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, इतनी थी। इसको मैं डबल प्राइम लिख देता हूं। अब जब कैटलिस्ट डालने से क्या हुआ कि थ्रेशोल्ड बैरियर नीचे आ गया, तो जब हमारे पास जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हैं उनको अगर रिएक्टेंट में चेंज होना है तो उनको अगेन पहले वाले पाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अब वो सेम जो कैटलिस्टिक वाला जो हमारे पास न्यू बैरियर जो है उसको वो क्रॉस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब उनको अगर इतनी एनर्जी मिल जाती है तो यहाँ पे जाके वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना के वापस वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। सो वी कैन से दैट the catalyst for a reversible reaction the catalyst lower the activation energy to the same extent for the forward as well as the backward reaction, जिससे क्या होगा, it will increase the rate of the forward as well as the backward reaction, ठीक है, सेम एक्सटेंट में वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेट को। सो जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम की दैट विल रिमेन अनअल्टर्ड, ठीक है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि अब उसने क्या किया है, दोनों ही रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज कर दिया है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ, साथ के साथ वो बैकवर्ड रिएक्शन पे इंक्रीज कर दिया है, मींस जो इक्विलिब्रियम बहुत लेट बनना था अब वो जल्दी पहुंच गया, बट उसकी पोजीशन वहीं पे रहेगी, ठीक है। अब पोजीशन से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि सपोज अगर हमारे पास रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो और वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, अब ये इक्विलिब्रियम सपोज 10 घंटे में आ रहा है और जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ वहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, सपोज 70 है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या 30 है, ठीक है। अगर कैटलिस्ट डालने से हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हुआ है और बैकवर्ड भी इंक्रीज हुआ है, तो मींस कि हमारा जो टाइम है टू गेट दैट इक्विलिब्रियम इज लोअर्ड, ठीक है। वो 10 घंटे से हो सकता है अभी 1 घंटे में बन गया हो, बट जब वो इक्विलिब्रियम बनेगा तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन रहेगी प्रोडक्ट की वो 30 रहेगी और जो रिएक्टेंट है उसकी 70 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, अगर कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो मींस वहां पे इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, ओके। सो इट इज द रिएक्शन एनर्जेटिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है अभी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी कैटलिस्ट में कि वो एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्ट करे, ठीक है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ catalyst, ठीक है। सो फर्स्ट characteristic that a catalyst may undergo some physical changes but it is recovered chemically unchanged at the end of the reaction, means कि अगर कोई कैटलिस्ट क्या हो रहा है कि रिएक्शन में यूज हो रहा है तो उसकी फिजिकल स्टेट जो है उसमें चेंजेस आ सकती हैं, उसकी फिजिकल नेचर में चेंज आ सकती है, ठीक है, बट उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल उसकी कंपोजिशन है या केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन, ठीक है। अमोनिया की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं प्लैटिनम गॉज, ठीक है, प्लैटिनम की हम वायर यूज करते हैं जो कि बहुत ही स्मूथ होती है, ओके। तो आफ्टर द रिएक्शन ये देखा गया है कि प्लैटिनम की जितना हमने मास लिया था और जो उसकी केमिकल कंपोजिशन थी उसमें कोई चेंज नहीं आया,
बट जब उसकी सरफेस को स्टडी किया गया तो उसकी सरफेस पहले जो स्मूथ थी अब वो क्या होगी, रफ होगी। ठीक है, वो क्या होगी, रफ होगी। मीन्स उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आया, केमिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आया उसकी। सो ये ऐसा कुछ वहां पे मैंने देखा गया। ओके, दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि कोई भी कैटलिस्ट जब रिएक्शन को स्पीड अप करता है तो हमें वहां पे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड और सफिशिएंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट कैन ब्रिंग अबाउट अ लार्ज चेंज इन द रेट ऑफ ए रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं वाटर फॉर्मेशन के लिए, लेबोरेटरी में जब हमने वाटर बनाना होता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रेस ऑफ प्लैटिनम। ठीक है, मीन्स अगर हमने सपोज कर लो 1000 लीटर या 10,000 लीटर या फिर 100,000 लीटर हमने वाटर फॉर्मेशन करना है, ठीक है, तो तब भी हमें वहाँ पे जो है ट्रेस अमाउंट ऑफ प्लैटिनम की जरूरत पड़ेगी। ट्रेस अमाउंट मीन्स वी कैन से द मिलीग्राम्स, 1 मिलीग्राम और 0.1 मिलीग्राम इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द लार्ज चेंज। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर फॉर्मेशन के लिए, चाहे आपने 100 लीटर बनाना है, 1000 लीटर है, 1000 लीटर, 10,000 लीटर है या फिर 100,000 लीटर जो है, अगर आपने वाटर फॉर्मेशन करना है तो सफिशिएंट अमाउंट जो है मिलीग्राम क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। ओके, तो इतनी हमें एक स्मॉल क्वांटिटी उसकी चाहिए होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कैटलिस्ट इज दैट इट स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन बट डज नॉट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो है इसको स्पीड अप करता है, ठीक है, बट नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, फोर्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर सपोज कर लो कोई एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है तो ये नहीं है कि वो दूसरी रिएक्शन को भी कैटलाइज करेगा। ठीक है, अ कैटलिस्ट विच कैन कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन मे नॉट हैव द इफेक्ट ऑन द अनदर सिमिलर रिएक्शंस। ठीक है, ये बात नोट करने वाली है कि ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर रिएक्शन में ही काम करते हैं, दूसरी रिएक्शन में ये काम नहीं करते हैं, सेम काम नहीं करेंगे वहां पे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। कोई भी कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, इट सिंपली इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी जो आपस में रिएक्ट नहीं करते थे उनमें हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो उनको भी रिएक्ट करा देगा। नो, अगर ए और बी रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट पी फॉर्मेशन करते हैं, अगर इसकी पी की फॉर्मेशन जो स्लो है, कैटलिस्ट डालने से वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर ये दोनों रिएक्ट ही नहीं करते आपस में उनको रिएक्ट करा देगा। अगर ऐसा होता तो मीन्स हम किसी भी रिएक्टेंट को किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करा के नया कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते थे। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास कि जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करता है। ठीक है, अ कैटलिस्ट शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पे वो काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर वहां पे मेंटेन्ड है तो वो रिएक्शन क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम कैटलिस्ट जो है वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी से काम करेगा। अगर टेम्परेचर उससे थोड़ा सा भी कम हुआ या थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है वो कम और ज़्यादा कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। मैक्सिमम एक्टिविटी कब आती है, जब हमारे पास वहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है। मीन्स जिस टेम्परेचर पे वो कैटलिस्ट काम कर सकता है उसी पे ही मैक्सिमम काम करेगा। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से फिर ज़्यादा हो गया तो भी उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि जो रिएक्शन की डेल्टा एच है या डेल्टा ई है, ठीक है, व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, उसको कुछ भी चेंज नहीं करता। इट डज नॉट चेंज द डेल्टा ई और डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमने देखा है डायग्राम में व्हाट इज डेल्टा ई?
दिस इज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस इज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज नोन एज द डेल्टा ई, ठीक है। एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज नोन एज द डेल्टा ई। तो इस केस में जो डेल्टा ई है दैट इज नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की लेस है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर। तो हमने क्या देखा कि इट लोअर द थ्रेशोल्ड बैरियर, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी बैरियर जो है उसको डाउन ले आता है, इनकी एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं करता। अगर इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आती तो इसकी जो चेंज इन एनर्जी है दैट इज ईपी माइनस ई आर है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इट डज नॉट चेंज द डेल्टा ई और डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अभी कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। एंड डेल्टा ई इज दी ई बी माइनस ई आर, जो कि वहां पे सेम रहा जो पहले अनकैटलाइज्ड रिएक्शन था और जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है, उन दोनों में इसको कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ। सो दीज आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर।